टेंट हाउस किशनगंज में आप सभी मीडिया के बंधुओं, दोस्तों, साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये NSUI और यूथ कांग्रेस के तत्वाधान में पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने से संबंधित है। ये बिहार में माइक में आवाज नहीं आ रहा है, आप सामने रखिए। हेलो, सामने रखिए। ऑन है, देखिए ऑन तो है, सामने रखिए। हेलो हेलो, एक मिनट बिना माइक के वैसे ही बोलिए सर, वैसे ही बोलिए। ये जो माइक ऑफ है, चला नहीं। आप सुन रही है, बोलिए माइक के। ये इस यात्रा का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन रोकने से है। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है आप सब अवगत हैं इससे। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में बिहार तो पीछे है ही, लेकिन बिहार के सीमांचल खास करके किशनगंज में न तो किशनगंज जिला में कोई यूनिवर्सिटी है और न ही कोई अररिया जिला में कोई यूनिवर्सिटी है। इस दर्द को समझते हुए यहाँ के लोगों ने मांग की और जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार ने मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद की तरह किशनगंज, बिहार के किशनगंज में एएनयू का स्पेशल सेंटर अलॉट किया, फंड भी रिलीज कर दिया गया। लेकिन संजोग से तब भी बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर माननीय नीतीश जी विराजमान थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपनाकर जमीन देने में अड़चन पैदा किया। एक समय था, अक्टूबर का महीना था 2011 में, न सिर्फ बिहार बल्कि पड़ोसी राज्य बंगाल से हजारों लोग आकर शिक्षा के लिए किशनगंज की सरजमीन पर एक ऐसा जन आंदोलन खड़ा हुआ। शायद मैं समझता हूँ इतिहास गवाह है, आजादी के बाद इस तरह का पहला जन आंदोलन था। पूरा हिंदुस्तान अफेक्टेड हुआ। मजबूर होकर नीतीश जी को जमीन के देने के संबंध में वादा करना पड़ा। जमीन तो उन्होंने दी, एक खंड में 224 एकड़ का जो मापदंड था, लेकिन इसके एवज में उन्होंने बेकसूर 33 लोगों पर एक केस कर दिया और उस 33 में से हमारे तत्कालीन सांसद मौलाना असरारुल हक साहब गुजर गए। बाकी 32 लोग के खिलाफ केस चला। मुझे ये कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि इन सारे बेकसूर लोगों 12 साल केस लड़े। इन 12 सालों में इन्होंने एक दिन भी कोर्ट का अवमानना नहीं किया। देश के कानून का सम्मान करते हुए केस लड़ा। 12 साल के बाद सारे लोग रिहा हुए। उसके बावजूद नीतीश जी का इस क्षेत्र के प्रति दिल में मोह माया नहीं आया। उन्होंने जमीन देने के बाद भी एक नया शगुफा छोड़ दिया एनजीटी का। जबकि उसी जोन में अभी बिहार पुलिस का एरिया के लिए कुछ बन रहा है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन एएनयू सेंटर के लिए बाधा डाले हुए हैं। इससे बड़ी दुखद बात क्या हो सकती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की भेदभाव की जाती है। मैं आपके माध्यम से डबल इंजन की सरकार को, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों को से आग्रह करना चाहता हूं कि वो किशनगंज, सीमांचल और पूरे बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दें और ताकि इस क्षेत्र के लोगों को कुछ तालीम याफ्ता हो जाए। बाकी जो बातें हैं, हमारे और साथी हैं, वे लोग पलायन से संबंधित बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। आप
किसी न किसी तरह से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के प्रति आप लोग भी अपना समय दे रहे हैं। इस यात्रा का आप भी सदस्य बन रहे हैं। इसके लिए पूरे बिहार हर जिला के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हर जगह पलायन रोको नौकरी दो का सपोर्ट करते नजर आए। साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि आज लगातार 18वें दिन पलायन रोको नौकरी दो का यात्रा जारी है और जिस तरीके से इस यात्रा में रमजान ईद पवित्र महीना में जिस तरीके से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा को आशीर्वाद और समर्थन पूरे बिहार में मिल रहा है और मिला, उसी तरह से ये पवित्र महीना नवरात्र का, रामनवमी का, इस महीने में भी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में फुल समर्थन मिलेगा। और साथियों, ये यात्रा बेरोजगार छात्र युवा का यात्रा है। ये यात्रा आने वाले पीढ़ी जो जैसे अभी छात्र युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं, मजदूर दूसरे राज्य में जाकर के काम करने पे मजबूर होते जा रहे हैं, ये यात्रा आने वाले पीढ़ी को मजबूत करने के लिए ये यात्रा है। अगर आज हमारे इस यात्रा में पूरे बिहार से बेरोजगारी लोग और बेरोजगार छात्र जुड़ेंगे, सपोर्ट करेंगे, इस यात्रा में चलेंगे, इस यात्रा के थ्रू आवाज बनेंगे, पूरे बिहार में संदेश देंगे, तो आने वाला पीढ़ी भी मजबूत होगा और आगे ऐसा कोई यात्रा नहीं होगा। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी चाहते हैं कि पूरे बिहार में पलायन खत्म हो। ये बिहार पहले पूरे विश्व का राजधानी हुआ करता था शिक्षा में। पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, ज्ञान लेने आते थे। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में और बहुत सारे ऐसे विद्यालय थे, लेकिन आज ये माफिया का राजधानी हो चुका है। आज ये पेपर लीक की राजधानी हो चुकी है। आज ये पलायन की राजधानी हो चुकी है। बिहार के छात्र दूसरे राज्य में, दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे जगह पढ़ने को मजबूर हैं। अपने राज्य, अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हैं। इसकी जिम्मेदारी बिहार सरकार के साथ मोदी सरकार की भी है। बिहार में उन्होंने जब पहली बार कदम रखा था तो उन्होंने वादा किया था, लाख दे दूं, 2 लाख दे दूं, 5 लाख दे दूं, जाओ 10 करोड़ दिया। 1 करोड़ दे दूं, 2 करोड़ दे दूं, जाओ 5 करोड़ दिया। वो नौकरी कहाँ है? वो कंपनियां कहाँ हैं? वो पैसे कहाँ हैं? उन्होंने तरह तरह का वादा किया था कि बिहार में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डालेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी डालेंगे। साथियों, स्वस्थ यहाँ बीमार जो लोग होते हैं वो दूसरे राज्य में इलाज कराने जाते हैं। उन्होंने वादा किया था यहाँ भी बड़े बड़े अस्पताल खोलेंगे, बड़े बड़े अस्पताल में हजारों हजार बेड लगाएंगे, अच्छे अच्छे डॉक्टर लाएंगे। उन्होंने वादा किया था अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां खोलेंगे और अच्छे अच्छे प्रोफेसर टीचर लाएंगे। वो कहाँ है? साथियों, ये पूरा बिहार के छात्र युवा जानते हैं कि छलने का काम हुआ है और हमारी यात्रा जो है लगभग 310-20 किलोमीटर से चलते हुए आ रही है। साथियों, अभी भी समय है। बेरोजगार युवा और छात्र इस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का हिस्सा बने और अपने बारे में सोचे और बेरोजगारों के बारे में सोचे और बिहार के बारे में सोचे और जल्द से जल्द जुड़े। बिहार प्रदेश NSUI प्रदेश अध्यक्ष सूरज यादव। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय बिहार, जय NSUI। आज पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो पूर्वी चंपारण से स्टार्ट हुई और आज 18वां दिन है, हमारे किशनगंज पहुंची है। ये यात्रा युवा कांग्रेस और NSUI के तत्वाधान में चल रही है, जो बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने, जो बाहर पलायन कर रहे हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए
जन जन की आवाज को बुलंद करने के लिए ये यात्रा जो है लोगों के लिए निकाली गई है। इसी क्रम में मैं युवा हूँ, किशनगंज का लाल हूँ, किशनगंज की बातें करता हूँ। आप देखेंगे हमारा जो ये किशनगंज है, यहाँ जब किसी स्कूल का छुट्टी होता है, वहाँ जब 50 लड़कियां जाती है तो 10 लड़के नजर आते हैं। 13-14 साल का जो लड़का है वो यहाँ का जो है 13-14 साल में ही बाहर खटने चला जाता है। किशनगंज का युवा जो है वो आपको देश के हर कोने में मिलेगा। बिहार में इतनी बेरोजगारी है और उसी का दंश जो है किशनगंज भी झेल रहा है, जहाँ लोग जो है किशनगंज के युवा जो है, बच्चे जो है, प्रतिभा की उनके अंदर कोई कमी नहीं है, कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई है। लेकिन अफसोस ये निकम्मी, ये गूंगी, ये बहरी सरकार जो है इन्हें नजर नहीं आती है। किशनगंज को दरकिनार करके बिहार को जो है पूरे तरह से जो है डबल इंजन की सरकार गुंडा राज बना के रख दिया है, जहाँ पे जो है युवाओं के साथ प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ पे जो है आप देखेंगे लगातार जो है बच्चे जो है कोशिश करते हैं कि हम आगे निकले। बिहार जो है हर मामले में IAS, IPS, प्रोफेसर हर मामले में अच्छी रिजल्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ लोग इतने परेशान हैं। इस हाल में जो है लोग जो है मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए जो है 12, 13, 14, 15 साल में जो है उन्हें बाहर जाना पड़ता है। धन्यवाद। शुक्रिया। यहाँ मौजूद सभी कांग्रेस परिवार के सदस्यगण और साथ में मीडिया बंधु, मैं सबका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट चंपारण से पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चली है, जो आज किशनगंज में 18वां दिन है। ये यात्रा का मकसद सिर्फ पलायन रोको नौकरी दो का नहीं है, बल्कि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है, बल्कि यहाँ की जनता की है। वो जनता जो इस सरकार की वजह से महंगाई से त्रस्त है। ये यात्रा उस महिलाओं की है जो अत्याचार से त्रस्त है। ये यात्रा उस बेरोजगार नौजवानों की है जो पढ़ लिख के भी उनको नौकरी नहीं मिली। ये यात्रा कुछ लोगों के लिए है जो सरकार की नीति के कारण, खराब नीति के कारण बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि लोग अपने भरण पोषण के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ता है, दूसरे देश में जाना पड़ता है। दोस्तों, APC का एक ही मतलब है कि हम सरकार को चेताना चाहते हैं, सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं। ये मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, ये सरकार अवाम को, यहाँ की जनता को जिस हिसाब से परेशान कर रही है, यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी के आला कमान के आदेश के मुताबिक हम लोगों ने ये यात्रा चलाई है। इस यात्रा में आपने देखा होगा 18वां दिन है, लेकिन हर दिन हजारों की तादाद में लोग साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए जुड़ रहे हैं, लोगों को एहसास है ये यात्रा होने से कहीं न कहीं हम लोगों को फायदा होगा और सरकार के कान में जब ये बात जाएगी तो सरकार मजबूर होंगे हम लोगों को उन लोगों की बात सुनने के लिए। ये सरकार न जनता की बात सुनती है, न नौजवान बेरोजगार की बात सुनती है। ये सरकार जुमलाबाज सरकार, जो आपने सुना होगा कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये वादा किया था कि हमारी सरकार अगर आएगी तो मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। हमारी सरकार जब आएगी हर एक के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा। लेकिन ये झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, ये हम लोग को ना नौकरियां दी, ना हमारे खाते में 15 लाख रुपया पहुंचा, बल्कि हमारा देश दिन ब दिन और देश के मुताबिक धीरे धीरे खसारे में जा रहा है। हमारा देश का आप GDP देखें तो सबसे नीचे चल रहा है। आपने देश 10 विकसित राज्य देश में अगर देखा जाए तो हमारा देश को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। बड़ा शर्म की बात है। इसलिए हमारी पार्टी ने ये ऐलान किया है, हम लोग ये यात्रा चले हैं और पूरे बिहार में चलेगी और सरकार को चेतावनी देगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस यात्रा से हमसे जनता को फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। से आग्रह है कि PC कंप्लीट हो। 50 साल बाद पटना यूनिवर्सिटी में NSY ने अपना झंडा गाड़ा। साथियों,
छात्रों के मन में तो ये पलायन रोको नौकरी दो यात्रा दिलो दिमाग में जा चुका है। तो ये अभी शुरुआत है, आने वाले विधानसभा में भी उनको झूठे सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पे जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के जितने भी तमाम साथी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और हमारे आज के इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसा कि हमारे साथियों ने आपको बतलाया, मैं पुनः आप सबों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह जो हमारी यात्रा चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, यह यात्रा यूथ कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस पार्टी की यात्रा बिल्कुल नहीं। आप जब इस यात्रा का स्वरूप देखेंगे और अगर सुबह में आप अगर हमारे साथ इस यात्रा में चले होंगे तो हमारे यात्रा की शुरुआत प्रतिदिन जन गण मन के साथ होती है। राष्ट्रीय झंडा तोलन करके हम लोग इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और इस यात्रा के प्रथम पंक्ति में बिहार के वैसे नौजवान चलते हैं, वैसे युवा चलते हैं जिसे सेना के भर्ती के नाम पर उनका मेडिकल टेस्ट ले लिया गया, उनका फिटनेस टेस्ट ले लिया गया, उनका मेरिट लिस्ट निकाल दिया गया, परंतु आज तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। इस यात्रा में वैसे किसान चलते हैं जिस किसान को आप देखिएगा कि आज वो यूरिया के किल्लत के लिए और कालाबाजारी के लिए त्रस्त हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस यात्रा में वैसी महिलाएं चलती हैं जो महिला अपने हक के अधिकार के लिए लड़ना चाहती है, परंतु जब वो सरकार के पास जाती है तो उसे डंडे से पीटा जाता है। इस यात्रा में वैसे युवा साथी चल रहे हैं, वैसे छात्र चल रहे हैं कि आप पिछले दिन में देखे होइएगा कि बिहार को जिस ढंग से पेपर लीक का सेंटर बना दिया गया है और लगातार जब विद्यार्थी घर से निकलते हैं बिहार में किसी भी परीक्षा को देने के लिए, तो जब वो ट्रेन में होते हैं पता चलता है कि उनका पेपर लीक हो गया है। वो परीक्षा दे रहे होते हैं और परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। तो निश्चित तौर पे यह यात्रा का मूल मकसद है और हम सबों का मूल मकसद है, खास करके बिहार को जब आप देखेंगे कि यहाँ पर बिहार को लेबर फैक्ट्री बना दिया गया है। आप किशनगंज की ही बात कर लीजिए, किशनगंज में आप देखिएगा कि यहाँ पे बताइए कि भी बता रहे थे हमारे अभिभावक यहाँ के यूनिवर्सिटी के बारे में, यहाँ के सांसद महोदय, यहाँ के विधायक जी लगातार चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो लगातार मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो यूपीए सरकार ने दिया था उस यूनिवर्सिटी का जो आवंटन राशि था आप दीजिए और पुनः उसको चालू कराइए। परंतु ये बहुत ही इसकी जितनी निंदा की जा सके, बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो बिल्कुल कम है कि आखिर क्या उनकी क्या ऐसी मंशा है कि किशनगंज में नहीं हो सकता ये विश्वविद्यालय। यहाँ के छात्र का और बिहार के छात्रों का क्या दोष है कि पलायन करके उन्हें दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर जाके पढ़ाई करना पड़ता है। आपको याद होगा कि इसी किशनगंज में शाहनवाज साहब जब मंत्री थे तो जूट मिल की घोषणा किए थे। कहाँ गया वो जूट मिल? यहाँ के हर एक चौक चौराहे से बगल में बंगाल है। यहाँ पे अगर किसी भी किसान को या किसी भी मजदूर को अगर आंख का ऑपरेशन कराना पड़ता है, हार्ट का ऑपरेशन कराना पड़ता है, किसी भी ढंग की किडनी की बीमारी होती है तो पलायन करके बंगाल जाना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है। तो निश्चित तौर पे हमारे यात्रा का मूल मकसद है कि अगर हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो निश्चित तौर पे हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में होनी चाहिए, हमारा पठन पाठन भी बिहार में होनी चाहिए और हम नौकरी भी बिहार में करें। आप सभी जानते हैं कि जब त्योहार का समय आता है, अभी ईद का त्योहार था, लाखों के तादाद में लोग स्टेशन पे खड़े रहते हैं और उनको प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है। दूसरी ओर बिहार में जब छठ महापर्व का त्योहार आता है, दुर्गा पूजा आता है, तो देखिएगा नंगे पांव लोग खड़े रहते हैं और वो बाथरूम में, ट्रेन के बाथरूम में बैठ करके आने को मजबूर रहते हैं। और निश्चित तौर पे बिहार को लोग ऐसी नजर से देखते हैं कि यहाँ से अगर कोई ट्रेन भी खुलती है तो उसका नाम जनसेवा एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस रखा जाता है। अगर हम लोग खास करके बिहार के युवा छात्र नौजवान नहीं चेतेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि बिहार से पलायन एक्सप्रेस चलेगा। और निश्चित तौर पे पहले तो बिहार से लोग का पलायन होता था,
अगर हम लोग अपने आप को जन जागृति पैदा करके अपने अंदर अगर अपने आप को अगर नहीं संजो करके रखेंगे तो आपका कोई वो आने वाले समय में जो आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी अभी तत्काल कम से कम पेपर पे तो है, पता चलेगा 1 सप्ताह 15 दिन बाद जो ये सरकार लगातार घोषणा पे घोषणा करती है और उसका जमीन पे अमली जामा नहीं पहनाती है, तो निश्चित तौर पे ये यूनिवर्सिटी भी उठ करके दूसरे राज्य चला जाएगा। तो निश्चित तौर पे मैं आप तमाम पत्रकार बंधु साथियों से भी अपील करना चाहूंगा कि आप सभी हमारे इस यात्रा से जुड़े और इस यात्रा के माध्यम से हमसे जितने लोग भी जुड़ना चाह रहे हो, और साथ ही साथ में बिहार के तमाम युवा साथी, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाओं से भी अपील करेंगे कि आप हमारे इस यात्रा में जुड़े और अपनी आवाज को हमारी आवाज से मिला करके और हमारी आवाज को अपनी आवाज से मिला करके एक नए बिहार को बनाने के लिए, एक मजबूत बिहार को बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। इस संकल्प को पुनः दोहराते हैं और निश्चित तौर पे यह यात्रा चुनावी यात्रा नहीं है। हम लोग और हमारे नेता राहुल गांधी जी बिल्कुल मुद्दे की राजनीति करते हैं और पलायन का दंश और यहाँ का जो युवा है वो नौकरी के लिए दर दर का जो ठोकर खा रहा है, जब तक हम इसकी लड़ाई को अच्छी तरह से नहीं जीत लेंगे तब तक यह हमारी यात्रा चलती रहेगी। पूरे बिहार में सबसे अधिक पलायन होता सर यहाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि पूरे बिहार में, पूरे देश में लगभग 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ लोग हर एक साल पलायन कर रहे हैं बिहार से। तो बताइए ऐसी क्या मजबूरी है बिहार की? हमारा हक नहीं है कि यहाँ पे अच्छा यूनिवर्सिटी खुले, अच्छा कॉलेज खुले, ITI खुले? आज बताइए कि बिहार में कितना डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की संख्या कितनी है? लोग को डिग्री के लिए जाना पड़ता है दूसरे जगह। ठीक उसी प्रकार बीएड का आप स्थिति देख लीजिए, बिहार में 18 वैसे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं जो पैसा लेकर के 3.5 लाख रुपया लेकर के वो ये करते हैं, डिग्री देते हैं बीएड का। तो निश्चित तौर पे ये हम लोग का मुद्दा है कि हम जो अच्छे यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, अच्छे हॉस्पिटल्स की स्थापना हो, अच्छे इंडस्ट्रीज की स्थापना हो, ताकि हमारे लोग बाहर नहीं जा सके और यहाँ पर रह करके अपने परिवार के साथ रह करके अपने घर में रह करके वो विकसित बिहार का जो सपना है उस सपने को संजो सके और अपने परिवार के साथ रह करके और विकास की नई लकीर बिहार में खींच सके। यात्रा से कितना फायदा होगा? इस यात्रा से तो फायदा, हमारे पार्टी का तो फायदा दूर की बात है, और निश्चित तौर पे मैं आपको बार बार बोलता हूं कि बिल्कुल पार्टी की यात्रा नहीं है। इस यात्रा से फायदा यह होगा कि आप देखिएगा हमारा जो यात्रा जो चंपारण से शुरू हुआ है, और हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिपाही हैं, और महात्मा गांधी जी हमेशा बोला करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो निश्चित तौर पे यह यात्रा जितनी आपकी है, जितनी हमारी है, उतनी बिहार के हर तबके की और हर एक गरीब बुढ़बों की यात्रा है, और वैसे युवाओं की यात्रा है जो लाठी से पीटे जा रहे हैं, डंडे से पीटे जा रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है, उनको नौकरी से वंचित रखा जा रहा है, पेपर लीक हुआ पड़ा है, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे मजदूर जो हैं बाहर काम करने को बेबस हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारी यात्रा चलते रहेगी, और इस यात्रा का बिल्कुल फायदा हर एक बिहारवासी को आने वाले चुनाव में मिलेगा। और निश्चित तौर पे देखिएगा कोई भी पार्टी हो, निश्चित तौर पे इस पलायन को मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। आज वो एक आदमी एक क्वेश्चन पूछे। हाँ, वक्फ जो बिल है वो आज लोकसभा में पेश हुआ और भोपाल में जश्न मनाए जा रहे हैं मुसलमान समाज की ओर से। तो ये वो तो आप उन जो जश्न मना रहे हैं उनसे जाके पूछिएगा, परंतु ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड इस पे है कि हम लोग इस वक्फ बिल के खिलाफ हैं। आप देखिएगा कि इमारत सरिया में भी कल हमारे प्रदेश के नेता, हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और यहाँ पे जो आपका पटना के गर्दनी बाग में भी धरना प्रदर्शन था, उसमें भी कांग्रेस पार्टी के सभी लोग जाकर के समर्थन दिए। आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी संसद में इसमें अपनी बात को रख रहे हैं, और हम लोग उनके खिलाफ में बिल करेंगे। मैं शुरू में ही बोला कि यह देश केवल और केवल हिंदू का देश नहीं है, यह देश जितना हिंदू का है उतना मुसलमान का है। मैंने शुरू में ही बोला कि जो ये देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, जिस तरह महात्मा गांधी जी, हमारा यात्रा का भी वही मकसद है कि आप देखिएगा जिस समय देश में, बताइए कि बिहार ऐसा प्रदेश है
यहाँ पे जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जब आए तो उन्होंने अपने नेता को महात्मा की उपाधि दी, राष्ट्रपिता की उपाधि दी। तो निश्चित तौर पे जिस तरह एक नंगा आदमी, एक धोती रखा हुआ आदमी अपने डंडे से अंग्रेज को खदेड़ करके भगाया, तो निश्चित तौर पे ये देश सबका है और हम सारे भारतवासी मिलकर के निश्चित तौर पे जो भी भारत पे और भारत के अंदर रख कर इस ढंग का आक्रमण करके और आपस में भाई भाई को लड़ाने का काम करेंगे, उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के एक एक सिपाही को जितना भी संघर्ष करना पड़े, संघर्ष करने के लिए तैयार है। भाजपा प्रदेश डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने यात्रा और कन्हैया कुमार को लेकर कहा है कि कन्हैया कुमार एक स्टंटबाज है और कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो चुकी है तो बिहार में रोजगार नहीं है। बिल्कुल, ये यात्रा कन्हैया कुमार जी की यात्रा नहीं है। हमारा किसी भी, मैं आप लोग से भी बोलूंगा कि इस यात्रा को अपने मकसद पे रहने दीजिए। अगर दिलीप जी, अगर कोई भी भाजपा के महामंत्री, मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जवाब पूछते हैं तो उनसे पूछिए कि भैया आप दीजिए ना किशनगंज में यूनिवर्सिटी, किसने मना किया है? यहाँ जूट मिल दीजिए, किसने मना किया है? बिहार के लोग क्यों जा रहे हैं पलायन करके बाहर? तो हमारा राजनीतिक और हमारी जो यात्रा है बिल्कुल मुद्दे भटकाने की यात्रा नहीं है। पलायन पे हम बात करना चाहते हैं, हम बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल्स पे बात करना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना चाहते हैं। आखिर क्यों किशनगंज के लोग जाते हैं बंगाल इलाज कराने के लिए? यहाँ के सरकारी अस्पताल में कितने जगह अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था है, कितने जगह एक्सरे की व्यवस्था है? आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार बोलती है कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत। एक भी गांव का ऐसा नाम बता दीजिए जिस गांव में डिजिटल चौक है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड है? कहीं है डिजिटल ब्लैक बोर्ड? कहीं है डिजिटल चौक? दूसरी तरफ देख लीजिएगा कि पूरी तरह ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे इंदिरा आवास हो जाए, विधवा पेंशन हो जाए, वृद्धा पेंशन हो जाए, जहां भी जाइए थाना, पुलिस, सीओ, बीडीओ, एसडीओ, डीएम, सारा कार्यालय भ्रष्टाचार के अंबार में डूबा हुआ है। तो निश्चित तौर पे दूसरी तरफ यहाँ पे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, लगातार लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। बट पूछिए उनसे कि उन्हीं के मंत्री जी के घर में कैसे उनके मंत्री जी के भतीजे को गोली मार दी जाती है? उनके भाजपा विधायक के परिवार के लोग भी सुरक्षित हैं क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो आज बिहार चारों तरफ से कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग एक सशक्त बिहार और मजबूत बिहार बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के लोग बिल्कुल मजबूती से तैयार हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पे हमारा बिहार मजबूत होगा। थैंक यू। आप तमाम मीडिया बंधुओं के लिए